नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आप लोग अपनी परीक्षाएं निकाल सकें और उसमें मैं थोड़ा सा सहयोग इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इतिहास का पोर्शन मैं सोच रहा हूं जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूं। तो इतिहास के पोर्शन में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी के द्वारा की जाती है। कौन सी परिस्थितियां थी जिनके वजह से शिवाजी को मराठा साम्राज्य स्थापित करना पड़ा? शिवाजी ने कौन कौन से युद्ध लड़े मुगलों के साथ? शिवाजी को किस प्रकार से औरंगजेब ने कैद किया था? और शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके बाद उन लोगों ने मराठा साम्राज्य को किस प्रकार से संभाला? सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। पुरंदर की संधि हुई और उसके द्वारा शिवाजी को क्या क्या हानि हुई, इन सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य पूछा जाता है कि मराठा शक्ति का उदय कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। और मराठा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो राठा शब्द से मराठा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मराठा के उदय के बारे में एक पुस्तक है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में अक्सर कि राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है, तो राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक महादेव गोविंद रानाडे है। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, यह किसने कहा था, तो ग्रांड टफ नामक इतिहासकार है, इन्होंने कहा। मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया और वो भी किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया गया था। प्रश्न पूछा भी गया है। और मराठा राज्य का तुलसीदास किसे कहा जाता है, तो संत एकनाथ को मराठा राज्य का तुलसीदास कहा जाता है। अब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। भारतीय इतिहास में शिवाजी को स्वराज्य संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता माना जाता है। राष्ट्र निर्माता किसने माना था, तो जादूनाथ सरकार जो इतिहासकार हैं इन्होंने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना था। और इन्हें एक संज्ञा दी गई थी किसकी, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा शिवाजी को दी गई थी। शिवाजी ने कुछ उपाधियां धारण की थी, उनसे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की, और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो राजा की उपाधि शिवाजी को औरंगजेब ने प्रदान की थी। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। प्रश्न पूछा भी गया है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा, औरंगजेब ने कहा था। औरंगजेब ने किसे राजा की उपाधि दी, तो शिवाजी को दी थी। शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, छत्रपति और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधियां धारण की। शिवाजी को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो स्वराज संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखते हैं शिवाजी के बारे में। जो शिवाजी के पूर्वज थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे जिले के शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। और जब इनका जन्म शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ तो वही एक देवी का मंदिर था जिनका नाम था शिवनेरी। इन्हीं शिवनेरी देवी के नाम पर शिवाजी का नामकरण किया गया और उनका नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था शाहजी भोसले और माता जो थी जीजाबाई थी। तो शिवाजी जो थे वो पितृपक्ष की तरफ से सिसोदिया वंश से संबंधित थे, जबकि मातृपक्ष की ओर से देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे, क्योंकि इनकी माता जीजाबाई देवगिरी के राजा की पुत्री थी। अब हम शिवाजी के पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले
जो जहांगीर के दरबार में गए और वहां पर उनकी सेवा करने लगे, तो जहांगीर ने उन्हें उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। इस प्रकार मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला शासक जहांगीर होता है। जहांगीर की सेवा करने के बाद शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के पास चले जाते हैं उनकी सेवा में, और बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जब शिवाजी बीजापुर पर आक्रमण करते हैं तो उसी समय बीजापुर के सुल्तान जो है शाहजी भोसले को बंदी बना लेते हैं, लेकिन बाद में फिर छोड़ भी देते हैं। तो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने तुकाबाई नामक स्त्री से विवाह कर लिया था। जब शिवाजी की उम्र 10 साल थी लगभग, तो उस समय शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने तुकाबाई नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया था और अपनी पत्नी जीजाबाई का त्याग कर दिया था। तो इसके कारण हुआ क्या कि अब जीजाबाई ने क्या किया कि अपने पुत्र शिवाजी का पूरा संरक्षण अपने अंडर में संभाला और उनकी देखभाल करने लगी। यानी शिवाजी का जो पालन पोषण था उनकी माता जीजाबाई के द्वारा किया गया, और जीजाबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और इनका प्रभाव जो था वो शिवाजी के जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ा था। पूछा जाता है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा कि शिवाजी के संरक्षक और शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोणदेव को माना जाता है। दादा कोणदेव ने ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र तथा घुड़सवारी की शिक्षा दी थी। पूछा जाता है कि शिवाजी के समर्थ गुरु और धार्मिक गुरु कौन थे। तो समर्थ गुरु और धार्मिक गुरु एक ही व्यक्ति रामदास थे। रामदास जो थे वो धरकरी संप्रदाय के थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दास बोध। तो उनके संरक्षक और राजनैतिक गुरु दादा कोणदेव, समर्थ गुरु तथा धार्मिक गुरु शिवाजी के रामदास थे। तो ऐसे कई पत्नियां थी, लेकिन 3 पत्नियों का उल्लेख जरूरी है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली पत्नी साईबाई निम्बालकर थी और इनका जो पुत्र था वो संभाजी था। तो निम्बालकर का पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने क्या किया था, कैद कर लिया था। तो औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी तथा संभा की माता साईबाई निम्बालकर को भी कैद किया था। इसी प्रकार शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई का एक पुत्र हुआ राजा राम, जो आगे चल करके गद्दी पर बैठता है, लेकिन संभाजी के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। शिवाजी की तीसरी पत्नी पुतली बाई शिवाजी की मृत्यु होने के बाद ही क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो वह पत्नी कौन थी जो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई, उसका नाम क्या था, तो पुतली बाई नाम था। शिवाजी के बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। छापामार युद्ध, याद रखिएगा कि छापामार युद्ध अर्थात गुरिल्ला युद्ध की नई युद्ध शैली किसने विकसित की थी, तो शिवाजी ने विकसित की थी। भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है, तो शिवाजी को माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही 200 जहाजी बेड़ों की एक नौसेना बनाई थी, इसीलिए इन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। शिवाजी ने सलेहर का युद्ध जो 1659 ईस्वी में लड़ा गया, इन्होंने मुगलों को हराया था। प्रश्न आया हुआ है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलेहर के युद्ध में हराया था, जो कि 1659 ईस्वी में लड़ा गया। शिवाजी के राज्य का आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो चौथ कर था। याद रखिएगा कि चौथ कर उनके राज्य का प्रमुख स्रोत कर था। चौथ कर क्या था, हम आगे बताएंगे अभी वीडियो में। 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अब शिवाजी के सैन्य अभियानों के बारे में देख लेते हैं। तो शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत कहाँ से की, तो बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध इन्होंने अपना सैन्य अभियान शुरू किया था और सर्वप्रथम इन्होंने 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता था। तोरण का किला जीतने के बाद उसी समय यह मुरुम्बगढ़
यानी राजगढ़ का भी किला जीत लेते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उनके द्वारा कौन सा किला जीता गया, तो तोरण का किला जीता गया, और उसके बाद मुरुम्बगढ़ का किला यानी राजगढ़ का किला जीता गया। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना का किला जीत लिया, और कोंडाना का नाम बदल करके उन्होंने सिंहगढ़ का किला रखा था। कई किताबों में दिया है कि शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम जीता गया किला सिंहगढ़ का किला था, जबकि ये गलत होगा, क्योंकि सर्वप्रथम उनके द्वारा 1946 में तोरणगढ़ का किला जीता गया था, और जबकि ये 47 में बाद में कोंडाना की विजय करके उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया था। इसी प्रकार 1654 ईस्वी में शिवाजी पुरंदर का किला जीत लेते हैं, और 1656 ईस्वी में शिवाजी जावली का किला जीतते हैं। जावली का किले के बारे में फेमस था कि जो कोई जावली का किला जीत लेगा वह अब दक्षिण भारत के राज्यों पर आसानी से आक्रमण कर सकता था। यानी जावली के किले को जीतने के बाद इस विजय के उपरांत शिवाजी के दक्षिण पश्चिम में विस्तार के द्वार खुल गए थे। यानी जावली का किला जो था वो दक्षिण पश्चिम भारत के विस्तार के लिए एक द्वार का काम करता था। इसीलिए 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जावली का किला जीता था। 1657 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण प्रदेश की विजय की, और कोंकण प्रदेश के अंतर्गत उन्होंने कल्याण, भिवंडी तथा माहुल की विजय की। यहाँ के किलों को जीता। कल्याण और भिवंडी नामक स्थानों पर शिवाजी ने नौसेना का अड्डा बनाया हुआ था। तो शिवाजी ने अपनी नौसेना का अड्डा कहाँ बनाया था? कोंकण प्रदेश के अंतर्गत कल्याण और भिवंडी को अपना नौसेना का अड्डा बनाया हुआ था। इसी प्रकार कोंकण प्रदेश में जंजीरा सीदियों का राज्य था, और शिवाजी क्या किए कि जंजीरा के सीदियों को अपने अधिकार में लेने में सफल रहे। अब हम देखेंगे कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कैसे की। तो अफजल खां की हत्या का मामला कब हुआ? 1659 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान थे जिन्होंने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा था, उनका दमन करने के लिए भेजा था। उस समय शिवाजी जो थे वो प्रतापगढ़ के दुर्ग में थे, और जब शिवाजी को पता चला कि अफजल खां उनसे मिलने आ रहा है, धोखे से उन्हें मारना चाहता है, तब शिवाजी ने कहा ठीक है हम भी उससे मिलने जाएंगे। तो शिवाजी अपने अंगरक्षकों के साथ जो जीव महल तथा संभाजी कावा जी थे, इनके साथ वह अफजल खां से मिलने उनके कैंप में पहुंचते हैं, और अफजल खां वहां पर अपने अंगरक्षक सैयद बांदा के साथ उपस्थित रहता है। शिवाजी क्या करते हैं कि अफजल खां से गले मिलते हैं। अफजल खां ने सोच रखा था कि गले मिलने के दौरान ही वह शिवाजी की हत्या कर देगा, जबकि शिवाजी अपने कपड़े के अंदर कवच धारण किए हुए थे, जिससे शिवाजी की रक्षा हो जाती है, उन्हें चोट नहीं लगती है। और तभी शिवाजी अपना बखनक निकाल करके अफजल खां की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार शाइस्ता खां की हत्या हो गई कब? 1659 ईस्वी में। इसके बाद शिवाजी का शाइस्ता खां से भी संघर्ष होता है, और कब होता है? तो 1663 ईस्वी में। कैसे संघर्ष हुआ कि औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा, और कहा कि जाओ और तुम शिवाजी का दमन करो, उन्हें हराओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन शिवाजी का दमन करो। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को इसीलिए भेजा था। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा लगता था। ये तो वह पूना में ठहरा हुआ था। यह खबर लगी किसे? शिवाजी को लगी, और शिवाजी ने क्या किया कि 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के समय शाइस्ता खां के कैंप पर आक्रमण कर देते हैं। शाइस्ता खां जब देखता है कि उसके कैंप पर आक्रमण कर दिया शिवाजी ने, तो शिवाजी ने प्रहार किया शाइस्ता खां पर, लेकिन शाइस्ता खां का केवल एक अंगूठा कट गया और वह वहां से भाग गया। लेकिन उसका बेटा अब्दुल फतेह पकड़ा गया, और इस अब्दुल फतेह को शिवाजी ने क्या किया? मार डाला। इस प्रकार शाइस्ता खां का संघर्ष 1763 ईस्वी में शिवाजी के साथ हुआ था। याद रखिएगा कब? 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में रात्रि के समय यह घटना
घटी थी और उसमें शाइस्ता खां का कौन सा पुत्र मारा गया था, तो अब्दुल फतेह मारा गया था। इसके बाद शिवाजी ने सूरत की लूट की। सूरत की लूट शिवाजी ने 2 बार की थी, वैसे तो 3 बार किया था लेकिन 2 ही मेन है। सूरत की लूट, प्रथम लूट सूरत में कब हुई थी शिवाजी के द्वारा? 1664 ईस्वी में हुई थी। उस समय सूरत का जो मुगल सूबेदार था वह इनायत खां था, और जब शिवाजी सूरत लूटने पहुंचे तब इनायत खां वहां से भाग गया। सूरत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कोठियां भी थी, लेकिन शिवाजी ने अंग्रेजों और फ्रांसीसी कोठियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ सूरत में लूटपाट की थी जिससे उन्हें काफी धन प्राप्त हुआ था। उस समय अंग्रेजों की जो कोठियां थी वहां का जो गवर्नर था वह सर जॉर्ज ऑक्स साइडन था। दूसरी लूट कब होती है शिवाजी के द्वारा सूरत में? तो 1670 ईस्वी में होती है। 1670 ईस्वी में शिवाजी सूरत की दूसरी बार लूट करते हैं। लूट करके वापस जा रहे होते हैं, तभी कंचन मंचन दर्रा नामक स्थान पर उनका युद्ध होता है मुगलों की सेना से, और इस युद्ध को वाणी डिंडोरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1670 ईस्वी में हुआ था। इस वाणी डिंडोरी के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों की सेना को हरा दिया था। इसके बाद पुरंदर की संधि होती है शिवाजी की 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ। कैसे होती है देख लेते हैं। पुरंदर की संधि के समय विदेशी यात्री भी वहां मौजूद था जिसका नाम था मनूची। तो याद रखिएगा कि पुरंदर संधि के समय कौन सा विदेशी यात्री वहां पर उपस्थित था, तो वह था मनूची। वह यह कि औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या किया कि शिवाजी के क्षेत्र की तरफ बढ़े और क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए वह शिवाजी के पास तक पहुंच गए। तब शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की यह संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई, और यह संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि के शर्तों के अनुसार शिवाजी ने क्या किया कि अपने 23 किले मुगलों को दे दिए और 12 किलों को अपने पास रखा था। तो शिवाजी ने किस संधि के तहत 23 किले मुगलों को दिए और 12 किले अपने पास रखे थे? तो पुरंदर की संधि के तहत। इसी संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया, और शिवाजी से यह वचन लिया गया कि वह बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेंगे। इस प्रकार बीजापुर के विरुद्ध सहायता का वचन शिवाजी ने दिया था राजा जयसिंह को। संधि हो गई। इसके बाद राजा जयसिंह ने क्या किया, अपने पुत्र राम सिंह के साथ मिलकर के शिवाजी से याचना की, प्रार्थना की, आप हमारे साथ एक बार मुगल दरबार में चले चलिए, औरंगजेब से मिल लीजिए, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो शिवाजी तैयार हो गए और उनके साथ पहुंचते हैं कहाँ? मुगल दरबार में। और कब पहुंचे? तो 12 मई 1666 ईस्वी को पहुंचे। और किसके साथ? तो शिवाजी स्वयं और अपने पुत्र संभाजी के साथ वह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो जब मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 मनसब की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से शिवाजी बड़े नाराज हुए और उन्होंने जयसिंह से कहा कि तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या हुआ? हमारा अपमान यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब जयसिंह बोले तो क्या बोले, शिवाजी अपने अपमान का घूंट पी करके रह गए। लेकिन औरंगजेब की मंशा कुछ और थी। औरंगजेब ने क्या किया कि शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को जयपुर महल, जो आगरा में था, यहाँ पर उन्हें बंदी बना लिया। आगरा का किले में एक महल था जयपुर, उसी में इन्हें नजरबंद बना दिया गया। अब संभाजी तथा शिवाजी औरंगजेब के कैद में थे। तो शिवाजी अब भागे तो भागे कैसे, छुटकारा पाए तो पाए कैसे? इसके लिए शिवाजी ने एक चाल चली। चाल क्या चली? अपनी बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि मेरी बीमारी तभी ठीक हो सकती है जब मैं अपने हाथ से छू कर के मिठाई जनता में बांटूं। तो इसकी व्यवस्था की गई और ढेर सारी मिठाइयाँ रोज बनती थी, उन्हें बड़े बड़े टोकरों में भर दिया जाता था। उसे शिवाजी छूते थे और उस मिठाई को ले जा करके जनता में बांट दिया जाता था। तो इसी तरह करते करते काफी दिन गुजर गए।
जो सैनिक थे अब मिठाइयाँ चेक नहीं करते थे, जो बड़ी बड़ी टोकरियों में भरे होते थे, ऐसे ही बिना चेक किए भेज देते थे। तो एक दिन मौका पा करके शिवाजी ने क्या किया कि अपने चचेरे भाई जिनका नाम था हीरोजी फर्जंद, हीरोजी फर्जंद को बुलाया और उन्हें अपनी जगह लिटा करके स्वयं और अपने पुत्र के साथ 2 टोकरियों में बैठ करके किले से बाहर निकल गए और वहां से निकल करके वो कहाँ पहुंचे, सबसे पहले मथुरा पहुंचे और मथुरा के बाद वो अपना साधु वेश धारण किए और यहाँ से वह प्रयाग गए, प्रयाग से काशी गए, काशी से गोंडवाना गए, गोंडवाना होते हुए वह गोलकुंडा पहुंचे और अंत में 22 सितंबर 1666 ईस्वी को शिवाजी रायगढ़ पहुंचे। इस प्रकार वह औरंगजेब की कैद से मुक्त हुए थे। तो जब रायगढ़ पहुंचे उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद गजब की संधि होती है। गजब की संधि किसके किसके बीच हुई, तो शिवाजी के बीच और औरंगजेब का एक पुत्र था युवराज मुअज्जम के बीच यह संधि होती है। कब होती है, 1668 ईस्वी में होती है। तो गजब की संधि दक्षिण के मुगल सूबेदार जो युवराज मुअज्जम और शिवाजी के बीच हुई। इसमें हुआ क्या कि इस संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर दी। औरंगजेब ने क्या किया कि बीजापुर एवं गोलकुंडा से शिवाजी को चौथ वसूलने का भी अधिकार दे दिया और साथ ही साथ संभाजी को बरार में मनसब एवं जागीर भी प्रदान की थी। यह सब गजब की संधि के बाद हुआ था। इसके बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक कैसे हुआ देख लेते हैं। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, वो दोनों बार हम देख लेते हैं। तो शिवाजी के राज्याभिषेक के समय जॉर्ज ऑक्सफोर्ड नामक विदेशी यात्री भी वहां पर मौजूद था। याद रखिएगा कि शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन सा विदेशी यात्री मौजूद था, तो जॉर्ज ऑक्सफोर्ड नामक विदेशी यात्री वहां पर मौजूद था। शिवाजी का राज्याभिषेक प्रथम बार कब हुआ, तो 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक करने वाले पुरोहित कौन थे, तो वह काशी के थे श्री गंगा भट्ट। यह बहुत बड़े विद्वान थे काशी के। तो काशी के श्री गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था 6 जून 1674 ईस्वी को। राज्याभिषेक होने के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और अपनी पत्नी सोयराबाई को राजमहिषी का दर्जा प्रदान किया था। राज्याभिषेक होने के बाद शिवाजी ने क्या किया कि श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण करा करके सोने के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा सोने के सिक्के शिवाजी ने जारी किए थे और उस पर क्या अंकित था, तो श्री शिवाजी छत्रपति अंकित था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई थी। तो याद रखिएगा शिवाजी ने राजधानी किसे बनाई, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि 17 जून 1764 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद फिर से शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किया जाता है। तो शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक कैसे हुआ देख लेते हैं। 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक विधि से कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी नामक तांत्रिक से शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया। तो शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ, 24 सितंबर 1674 ईस्वी को। किस विधि से, तो तांत्रिक विधि से हुआ था। किसने किया था, तो कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया था। तो शिवाजी की जो अंतिम विजय थी और सबसे बड़ा अभियान कौन सा था, इन दोनों चीजों को हम देख लेते हैं। तो शिवाजी का अंतिम अभियान और उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कौन था, तो कर्नाटक पर आक्रमण था। यानी कर्नाटक का अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान होता है, जो उनके जीवन काल का सबसे बड़ा अभियान होता है। और यह अभियान 1667 से 68 ईस्वी के बीच होता है। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, जिंजी के किले को जीत लिया। यानी जिंजी की विजय शिवाजी ने कब की, 1678 ईस्वी में की। बहुत पूछा जाता है क्यों,
क्योंकि यही शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो शिवाजी की अंतिम विजय क्या थी? जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। इसी जिंजी स्थान को शिवाजी ने दक्षिण भाग की राजधानी बनाया था। अपने साम्राज्य के दक्षिण भाग की राजधानी उन्होंने जिंजी को बनाया था। इस बात को याद रखिएगा। शिवाजी पुर्तगालियों से गोवा कभी छीन नहीं सके और न ही शिवाजी ने सीधियों से चौल और जंजीर ही छीन सके थे। प्रश्न आया है, इसलिए हम इसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि शिवाजी पुर्तगालियों से कभी गोवा नहीं छीन सके और न ही चौल और जंजीरा सीधियों से छीन सके थे। शिवाजी के जीवन काल का अंतिम समय देख लेते हैं। अंतिम समय उनका बड़ा कष्टमय बीता, क्योंकि उनका जो पुत्र था संभाजी, वो कुछ कारनामा करता है, शिवाजी से विद्रोह कर देता है और 1678 ईस्वी में वह दक्कन के मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर के मिल जाता है। तब शिवाजी को लगता है कि संभाजी के स्थान पर अपना उत्तराधिकारी राजा राम को बनाना चाहिए, जो कि काफी अल्पवयस्क रहता है और सबसे छोटा भी रहता है। तो शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित किया, संभाजी को नहीं। लेकिन संभाजी शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या करते हैं कि राजा राम को गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में। वो भी ज्वर के कारण, इन्हें बुखार हो गया था, काफी ज्यादा ज्वर हो गया था, जिसके कारण इन्हें 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। और 53 वर्ष पूछा गया है, 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी पुतली बाई जो थी वह सती हो गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। अब इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे।